स्वागत है दोस्तों मूवी स्टाइन चैनल के एक और नए वीडियो में। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं मलयालम इंडस्ट्री की एक डार्क कॉमेडी मूवी को जिसका नाम है मारना मास, जो कि एक बनाना कलर की कहानी है। तो आइए इस फिल्म को एक्सप्लेन करते हैं और जानते हैं इसकी पूरी कहानी। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। फिल्म की शुरुआत होती है श्री कुमार नाम के एक आदमी से, जो कि वैसे तो एक टीचर है, लेकिन श्री कुमार ही दरअसल में बनाना किलर है। वैसे तो श्री कुमार ने बहुत सारे लोगों को मारा है, लेकिन फिलहाल श्री कुमार जो है वो 60 साल से ऊपर के लोगों को मारता है। और श्री कुमार जब लोगों को मारता है तो उसके मारने का एक पैटर्न है। पहले तो वो उन्हें बुरी तरह से मारता है और फिर उनके मुंह में केला रख देता है। इसी वजह से श्री कुमार बनाना किलर से फेमस है। तो जिस तरह से ये सीरियल किलर एक्टिव हुआ है, इसे देखते हुए केरल के लोग जो है वो बुरी तरह से डरे हुए हैं और पुलिस भी अभी फिलहाल तो इसे नहीं पकड़ पा रही है। जिसके बाद हम एक फैमिली को देखते हैं जो कि अपनी बेटी जस्सी का इंतजार कर रहे थे। थोड़ी देर के बाद ही जस्सी आ जाती है और मालूम चलता है कि जस्सी जो है वो अक्सर इतनी ही रात को आया करती है। जस्सी की दादी जस्सी को समझाती भी है कि इतनी रात तक तुम्हें बाहर नहीं घूमना चाहिए क्योंकि शहर में बनाना कलर घूम रहा है। अब आगे में बताया जाता है कि पुलिस डिपार्टमेंट ने एक अजय रामचंद्रन नाम के पुलिस इंस्पेक्टर को इस सीरियल किलर को ढूंढने की जिम्मेदारी दी है और कहा जा रहा है कि अजय रामचंद्रन दरअसल में बहुत ही खतरनाक है। लेकिन तभी हमें अजय रामचंद्रन को दिखाया जाता है जो कि एक साइकाइट्रिस्ट के पास था और वो इनके पास बैठकर बुरी तरह से रो रहा था। दरअसल में बात कुछ ऐसी है कि अजय का कुत्ता फकरू जो है वो कई दिनों से गायब है। अजय अपने कुत्ते फकरू को बेटे से भी ज्यादा प्यार करता है और अजय की बीवी फकरू की वजह से ही घर छोड़कर चली गई है, लेकिन इससे अजय को कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसे बस फकरू को ढूंढना है। जिसके बाद हम एसआई टाइगर को देखते हैं जिसे एक लड़के पर शक है और उन्हें ऐसा लगता है कि यही सीरियल किलर है, इसलिए वो उसे पकड़ने के लिए उसके घर पर पहुंच जाते हैं। टाइगर एसआई जिस लड़के को पकड़ने के लिए गए हैं उसका नाम ल्यूक है और वो अपने एरिया में बहुत ज्यादा फेमस है। तो टाइगर एसआई ने ल्यूक को पुलिस स्टेशन लेकर आ गए थे और टाइगर एसआई को ल्यूक पर इसलिए शक है क्योंकि पिछले 2 हफ्ते से ल्यूक जो है वो केले खरीद रहा है, इसलिए उन्हें ऐसा लगता है कि यही बनाना किलर है। तभी ल्यूक के एरिया का एक आदमी आता है और वो टाइगर एसआई को बताता है कि ल्यूक तो सीरियल किलर हो ही नहीं सकता है, ये तो बस छोटे छोटे उल्टे सीधे काम करता है। जैसे इसने पुलिस स्टेशन के मॉडल को OLX पर बेचने की कोशिश की थी और तो और इसने मेरे ही क्रोम हिस्ट्री को पब्लिक कर दिया था और भी कई सारी उल्टी सीधी हरकतें हैं जो कि ल्यूक करता है, जो देखकर पुलिस इंस्पेक्टर समझ जाते हैं कि ऐसा तो शायद सीरियल किलर नहीं करते होंगे, इसलिए वो उसे छोड़ देते हैं। जब ल्यूक को छोड़ा गया तो हम देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारी भीड़ इकट्ठी थी और वो तो उसे बिल्कुल हीरो समझ रहे थे। जिसके बाद हम आरूबी नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि हर साल अपने पिता की पुण्यतिथि पर पूजा करवाता है। आरूबी ने अपने पिता को बचपन में ही खो दिया था, जिस वजह से वो अपने पिता को बहुत ज्यादा याद करता है क्योंकि आरूबी को कभी भी पिता का प्यार नहीं मिल पाया है। बचपन में ही उसकी माँ भी मारी गई थी। आगे मालूम चलता है कि आरूबी एक बस का कंडक्टर है और उस बस का ड्राइवर जो है वो जितिन नाम का आदमी है, जो कि सभी को बता रहा था कि 16 दिसंबर को उसकी शादी है और ये उसका 22वां अटेम्प्ट होगा। दरअसल में बात कुछ ऐसी है कि जितिन ने 21 बार शादी करने की कोशिश तो की है, लेकिन हर बार कोई ना कोई लड़की वालों के पास कॉल करके जितिन के बारे में बता देता है उल्टा सीधा, जिस वजह से जितिन की शादी नहीं हो पा रही है और अब वो 22वीं बार कोशिश कर रहा है और अब शादी फिक्स हो चुकी है। जिसके बाद हम देखते हैं ल्यूक को जो कि अपनी एक्स गर्लफ्रेंड जस्सी के पास जा रहा था। वो उसके पास ब्रेकअप करने के लिए ही जा रहा था, लेकिन जब वो वहां पहुंचा तो वो जस्सी के सामने गिड़गिड़ाने लगा कि मुझे माफ कर दो, हम दोनों फिर से एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जस्सी कहती है कि तुम्हारे ऊपर सीरियल किलर के आरोप लगे हैं, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। और तो और ल्यूक यहाँ पर जस्सी से बदतमीजी से बात कर रहा था, जो देखते हुए जस्सी कहती है कि अब तो मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं रह सकती हूँ, तुम यहाँ से जा सकते हो। तो फिर गुस्से में जस्सी यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं श्री कुमार उर्फ सीरियल किलर बनाना किलर को, जो कि बच्चों को हॉरर स्टोरी सुना रहा था और ये स्टोरी सुनने के बाद बहुत सारे बच्चे तो रो पड़े थे। अब जब जस्सी अपने घर पहुंची तो मालूम चला कि जस्सी का आज जन्मदिन है और दादी और उसके पिता ने उसके लिए केक भी लेकर आए थे और यहाँ पर दादी जो है वो जस्सी को एक बर्थडे का गिफ्ट देना चाहती है। वो दरअसल में एक पेपर स्प्रे होता है। वो कहती है कि शहर में सीरियल किलर घूम रहा है
और मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी रक्षा खुद करो। ल्यूक को भी याद है कि आज जस्सी का जन्मदिन है, वो भी उसे सरप्राइज देने के लिए आया था, लेकिन यहाँ पर जस्सी ने उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया था, इसलिए ल्यूक यहाँ से रोकर चला जाता है। अब आगे हमें एक वृद्ध आश्रम को दिखाया जाता है, जहाँ पर एक लड़का अपने पिता को वृद्ध आश्रम में छोड़ने के लिए आया था। जिस आदमी को वो लड़का छोड़ने के लिए आया है उनका नाम केसवा है, और केसवा जो है वो बहुत ही ज्यादा शरारती है और हद से ज्यादा ठरकी भी। यही बात उनका लड़का यहाँ के ओनर को बता रहा होता है। अब जिस बस में आरूबी काम करता है उसी बस से यहाँ पर जस्सी का भी आना जाना लगा रहता है। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं अजय रामचंद्रन को, जो कि सीरियल किलर को ना ढूंढते हुए सिर्फ और सिर्फ अपने कुत्ते फकरू को ढूंढने पर फोकस कर रहा था। तो वही सीरियल किलर श्री कुमार ने अपना नेक्स्ट टारगेट जो है वो सिलेक्ट कर लिया था, जो कि एक बूढ़ा आदमी था जो कि काफी ज्यादा बीमार था। यहाँ पर श्री कुमार उसे जंगल में ले जाता है, उसे बुरी तरह से मारता है, पेड़ पर लटका देता है और उसके मुंह में केला डाल देता है। ये देखते हुए पुलिस डिपार्टमेंट यहाँ पर सीरियल किलर के ऊपर 10 लाख का इनाम रख देते हैं। लेकिन श्री कुमार उर्फ बनाना किलर अभी भी नहीं मान रहा था, वो अभी भी बहुत सारे लोगों को मारना चाहता है। उसका अगला टारगेट था केसवा, जिनका लड़का हाल ही में उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ने के लिए आया था। केसवा को अस्थमा है, इसके बावजूद वो यहाँ पर नशा करते रहते हैं, और तो और उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि वो आश्रम में नहीं रहने वाले हैं, इसलिए वो यहाँ से भागने की कोशिश करने लगते हैं। और तभी यहाँ पर हम फकरू को देखते हैं, जो कि केसबा के साथ ही टाइम बिता रहा था। मौका देकर केसबा यहाँ से भाग निकलते हैं और यहाँ पर फकरू जो है वो उनके पीछे पीछे आ रहा था, इसलिए वो उसे एक ऑटो से बांध देते हैं। यहाँ से भागने के बाद केसवा सीधा एक बार में पहुंचता है और वहां उनकी मुलाकात होती है श्री कुमार से। श्री कुमार दरअसल में केसवा को ही ढूंढ रहा था कि आखिरकार केसवा कहाँ चला गया है, क्योंकि श्री कुमार ने केसवा को सभी जगह ढूंढ लिया था, लेकिन केसवा उसे कहीं भी नहीं मिला था, क्योंकि वो तो आश्रम जा चुका था। तो केसवा ने यहाँ पर बहुत सारी शराब पी ली थी और नशे में होकर उसने यहाँ की टीवी तोड़ दी थी, जिस वजह से यहाँ पर केसवा को सभी लोग मारने लगे थे। लेकिन यहाँ पर श्री कुमार उसे बचाता है और टीवी के पैसे उन्हें दे देता है, जिसके बाद श्री कुमार यहाँ पर केसबा को अपने साथ ले जाने लगता है। पर केसबा ने शराब बहुत पी ली थी और उसके चाल चलन भी बिल्कुल ठीक नहीं थे। जब वो बस में बैठा तो वो आरूबी से बदतमीजी करने लगा, वो उसके पिता के बारे में उल्टी सीधी बातें बोलने लगा, जबकि आरूबी अपने पिता को बहुत मानता है। अब रात हो चुकी थी और सारे यात्री जो है वो बस से उतर चुके थे, कुछ ही यात्री बचे थे। तभी केसबा यहाँ पर जस्सी को इधर उधर टच करने लगता है, जो देखकर जस्सी को गुस्सा आ जाता है और वो यहाँ पर केसबा के मुंह पर और आंखों पर पेपर स्प्रे छोड़ देती है। पर केसबा को अस्थमा भी था और जब पेपर स्प्रे उसके मुंह में गया तो उसे घुटन होने लगती है और इसी घुटन के चलते यहाँ केसबा की मौत हो जाती है। हालांकि हम यहाँ पर श्री कुमार को भी देख पाते हैं, जो कि बस मौके की तलाश में था कि कब केसबा अकेला होगा और वो उसे मारेगा। पर श्री कुमार के मारने से पहले ही यहाँ पर जस्सी ने केसबा को मार दिया था। अब बस में कुछ ही लोग थे, जैसे कंडक्टर आरूबी, बस ड्राइवर जितिन, श्री कुमार और जस्सी थे। बस ड्राइवर जितिन चाहता है कि वो इस बस को पुलिस स्टेशन लेकर चले, क्योंकि ये क्राइम है और वो इस क्राइम में शामिल नहीं होना चाहता है। उसकी शादी होने वाली है 16 दिसंबर को और वो नहीं चाहता है कि एक बार फिर से उसकी शादी टूटे। लेकिन श्री कुमार ऐसा नहीं चाहता है, क्योंकि अगर वो पुलिस स्टेशन गए तो हो सकता है कि पुलिस वाले उसे पकड़ लें। इसलिए वो जितिन और आरूबी से कहता है कि अगर हम पुलिस स्टेशन गए तो इस बच्ची की जिंदगी खराब हो जाएगी, इसका पूरा फ्यूचर पूरी तरह से खराब हो जाएगा। जस्सी भी काफी ज्यादा रो रही थी, इसलिए श्री कुमार कहता है कि मुझे इसका रोता हुआ चेहरा देखा नहीं जा रहा, मैं इस आदमी को अकेले ही ठिकाने लगाने की जिम्मेदारी लेता हूँ। जबकि श्री कुमार उसे अपने अंदाज में मारना चाहता है, क्योंकि वो एक सीरियल किलर है। जब बस यहाँ से चल पड़ी थी तभी बस के सामने ल्यूक आ जाता है और ल्यूक यहाँ पर जस्सी से बात करना चाहता है। जस्सी से वो कहता है कि तुम मेरा कॉल नहीं उठा रही हो और ना ही तुम मुझसे बात करना चाहती हूँ। कल वो चेकोस्लोवाकिया चला जाएगा, इसलिए मैं तुमसे एक आखिरी बार बात करना चाहता हूँ। लेकिन जस्सी यहाँ पर फूट फूट कर रो रही थी
जो देखकर यहाँ पर ल्यूक को गुस्सा आ जाता है। उसे ऐसा लगता है कि यहाँ जस्सी के साथ किसी ने बदतमीजी की है, इसलिए वो लोगों के साथ लड़ने भिड़ने लगता है और पूछने लगता है कि आखिरकार जस्सी के साथ किसने बदतमीजी की। लेकिन तभी जस्सी ही ल्यूक को बता देती है कि मेरे हाथ ये बूढ़ा आदमी गलती से मारा गया है। ये सुनकर तो ल्यूक भी पूरी तरह से हैरान रह जाता है। ल्यूक को बता दिया जाता है कि ये आदमी जो है वो इस आदमी को ठिकाने लगाने की पूरी जिम्मेदारी ले रहा है। लेकिन ल्यूक को ये बात कुछ खास पसंद नहीं आई। वो कहता है कि आखिरकार तुम इतना बड़ा रिस्क क्यों लेना चाहते हो। ल्यूक को यहाँ पर उस आदमी के ऊपर शुरुआत से ही शक हो रहा था कि आखिरकार श्री कुमार इतना बड़ा रिस्क क्यों ले रहा है। लेकिन श्री कुमार कहता है कि वो बस इंसानियत दिखा रहा है और वो इस लड़की की मदद करना चाहता है। लेकिन ल्यूक कहता है कि अगर फंसेंगे तो सारे एक साथ ही फंसेंगे, इसलिए वो केसवा की डेड बॉडी को कब्रिस्तान ले जाने लगते हैं। जब वो उस कब्रिस्तान में पहुंचे तो अचानक से यहाँ पर एक चुड़ैल जो है वो उनकी नजदीक आने लगती है। लेकिन यहाँ देखते हैं कि असल में ये तो बस एक फिल्म की शूटिंग चल रही थी, तो ये लोग यहीं पर छिप जाते हैं और वो लोग फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। और जब वो फिल्म का क्रू यहाँ से चला जाता है, ये सभी लोग वापस से उस कब्रिस्तान में आकर केसवा की डेड बॉडी को दफनाने का इंतजाम करने लगे थे। तभी हम देखते हैं कि केसवा जो है वो अपने मोबाइल से सारी फोटोज वगैरह क्लिक कर रहा था, जिसके बाद वो यहाँ पर एक मुर्दे का बॉक्स खोलते हैं और उस बॉक्स में से निकलता है टोविनो थॉमस, जो कि मलयालम इंडस्ट्री का एक बहुत ही बड़ा सुपरस्टार है। जिसके बाद वो केसवा की डेड बॉडी को उसी बॉक्स के ऊपर रख देते हैं कि तभी आरू भी देखता है कि उसकी छाती पर जो निशान बना हुआ है सेम टू सेम वही निशान केसवा के ऊपर भी बना हुआ है। ये देखकर केसवा समझ जाता है कि ये दरअसल में उसके पिताजी है और फिर उन्हें देखकर वो फूट फूट कर रोने लगता है, क्योंकि आरू भी अपने पिता से बहुत प्यार करता था। जिसके बाद फ्लैशबैक का एक सीन दिखाया जाता है जब आरू भी और केसवा ने एक मेले में एक टैटू बनवाया था और दोनों ने सेम टैटू बनवाया था। लेकिन उसी मेले में आरू भी खो गया था और उसके पिता उसे छोड़कर चले गए थे। तभी से आरू भी अपने पिता केसवा को ढूंढ रहा था, लेकिन वो उन्हें कहीं भी नहीं मिले और वो उन्हीं को याद करते हुए अक्सर रोता रहता है। अब केसवा के पॉकेट से कुछ नशीले पदार्थ मिल जाते हैं, जिनका सेवन करने के बाद यहाँ पर ल्यूक जो है वो नशे में हो जाता है। अब आरू भी कहता है कि इस तरह से तो वो अपने पिता का अंतिम संस्कार नहीं करेगा, वो अपने रिवाज से अपने पिता का अंतिम संस्कार करना चाहता है, जिसके लिए सभी लोग मान गए थे और वो फिर से यहाँ पर केसवा की डेड बॉडी को बस में डाल देते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि केसवा के गायब हो जाने की वजह से वृद्धाश्रम का ऑनर यहाँ पर अजय रामचंद्रन को बुलाता है और जब वो सीसीटीवी फुटेज को चेक करते हैं तो अजय देखता है कि सीसीटीवी फुटेज में यहाँ पर केसवा के साथ उसका फकरू भी मौजूद है। तो अब अजय के लिए तो ये केस थोड़ा पर्सनल हो गया था। यहाँ दूसरी तरफ जब सभी लोग बस में थे तो यहाँ पर अभी भी श्री कुमार कह रहा था कि केसवा की डेड बॉडी उसके हवाले कर दो और सभी लोग अब यहाँ पर श्री कुमार के मजे लेने लगे थे कि तभी श्री कुमार अपने बैग से हथौड़ा निकालता है और कहता है कि जिस सीरियल किलर को पूरी दुनिया ढूंढ रही है वो सीरियल किलर कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ और अब तुम केसवा की डेड बॉडी को मेरे हवाले करोगे वरना मैं सभी को मार दूंगा। कि तभी हम देखते हैं कि आज चिल्ड्रंस डे था, इसलिए सारे बच्चे जो है वो बस में घुस जाते हैं क्योंकि उनकी बस जो है वो खराब हो गई थी। थोड़ी देर के बाद ही वो सारे बच्चे यहाँ से चले जाते हैं। अब यहाँ पर जितिन कहता है कि हमें ये बस पुलिस स्टेशन लेकर जानी चाहिए। कि तभी यहाँ पर श्री कुमार कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसी चीजें हैं जो देखकर तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। वो अपना मोबाइल निकालता है और इन्हें बताता है कि जब तुम कब्रिस्तान में केसवा की डेड बॉडी को दफना रहे थे तब मैंने कुछ फोटोज क्लिक कर लिए थे और अब अगर मैं इन्हें पुलिस स्टेशन में भेज दूं तो तुम्हारा तो जेल जाना एकदम तय है। कि थोड़ी देर के बाद ही यहाँ पर पुलिस वाले आ जाते हैं जो कि केसवा को ढूंढ रहे थे। लेकिन जितिन और आरू भी कह देते हैं कि उन्होंने इस आदमी को कहीं भी नहीं देखा है और तभी चोरी छुपे श्री कुमार जो है वो केसवा की डेड बॉडी को लेकर चला जाता है। इसके बारे में किसी को भी कुछ नहीं मालूम चला था। यहाँ पर ये लोग सोच रहे थे कि चलो सब कुछ ठीक हुआ। तभी यहाँ पर ल्यूक बताता है कि एक प्रॉब्लम है। केसवा को जो जैकेट पहनाई है ना वो मेरी जैकेट है और उस जैकेट पर मेरी फोटो बनी हुई है। अब केसवा उसे अपने सीरियल किलर वाले पैटर्न में मारेगा लेकिन वो जैकेट जरूर नहीं निकालेगा और अब हम शायद सभी लोग पकड़े जाने वाले हैं। तभी जस्सी गुस्सा हो जाती है और वो ल्यूक को चिल्लाने लगती है
कि आखिरकार तुम मेरे पीछे क्यों पड़े रहते हो। मैंने तुमसे मना कर दिया है, फिर भी तुम मेरी जिंदगी से हमेशा खिलवाड़ करते रहते हो। और जब टाइगर एसआई केसबा को ढूंढ रहे थे तभी यहाँ पर एक बच्चा जो है वो टाइगर एसआई से कहता है कि मैंने इस आदमी को देखा है, ये तो उस आदमी के साथ था जिसके बाल जो है वो पीले हैं। दरअसल में ये बच्चे वही होते हैं जिन्हें बस वालों ने लिफ्ट दी थी। और अब जब टाइगर एसआई को मालूम चला कि ल्यूक के पास ही केसबा है तो उन्हें ऐसा लगता है कि ल्यूक ही सीरियल किलर है, इसलिए वो उसका वांटेड वाला फोटो छाप देते हैं और उसके ऊपर 10 लाख का इनाम भी रख देते हैं। इसलिए अब ल्यूक को ऐसा लगने लगता है कि उसका बचना तो अब संभव ही नहीं है। इसलिए वो जस्सी से कहता है कि पुलिस यहाँ पर किसी भी वक्त आती होगी और अब मैं चाहता हूँ कि ये सारा इल्जाम जो है वो मेरे ऊपर ही ले लो ताकि तुम बच सको। मैंने शायद तुम्हारे लिए कभी कुछ नहीं किया, लेकिन आज मैं पहली बार और आखिरी बार कुछ करना चाहता हूँ। जिसके बाद जस्सी, आरोबी और जितिन यहाँ से चले जाते हैं और यहाँ पर ल्यूक जो है वो पुलिस वालों का इंतजार करने लगता है। तभी यहाँ पर फकरू भी आ जाता है और उसने वांटेड वाली फकरू की भी फोटो देखी थी, इसलिए वो रामचंद्रन के पास कॉल करता है। फकरू के बारे में बताता है कि तुम्हारा कुत्ता मिल गया है, जल्दी उसे लेकर चले जाओ, क्योंकि उसका भरोसा नहीं है कि पुलिस वाले कब आ जाएं और उसे लेकर चले जाएं। अब वो फिल्म शूटिंग वाले फिर से यहाँ पर आ जाते हैं और वो अपने ड्रोन के द्वारा फिल्म को शूट करने लगते हैं कि तभी ल्यूक ड्रोन के द्वारा देखता है कि श्री कुमार जो है वो केसबा की डेड बॉडी को लेकर किसी अनजान जगह पर जा रहा है। तब वो तुरंत ही जस्सी के पास कॉल करता है और उसे बताता है कि श्री कुमार केसबा की डेड बॉडी को एक सुनसान जगह पर लेकर जा रहा है, इससे पहले कि वो उन्हें कुछ और बता पाता। यहाँ पर उन फिल्म शूटिंग वालों को यहाँ ल्यूक के बारे में मालूम चल गया था कि ये तो वांटेड है और इसके ऊपर 10 लाख रुपए का इनाम है, इसलिए वो उसे पकड़ लेते हैं। लेकिन अब धीरे धीरे ल्यूक के बारे में सभी को मालूम चलता जा रहा था, इसलिए अब सभी लोग ल्यूक के पीछे पड़ चुके थे कि तभी यहाँ पर हम अजय रामचंद्रन को देख पाते हैं जो कि ल्यूक को पकड़ने के लिए आ चुका था। और अब उनके बीच में फाइट होने लगी थी कि ल्यूक को वो पुलिस के हवाले करेंगे और 10 लाख रुपए को हासिल करेंगे कि तभी यहाँ पर ल्यूक जो है फकरू के ऊपर एक हथौड़ा तान देता है और कहता है कि अगर आगे बढ़ने की कोशिश की तो वो फकरू को मार देगा, मेरे पीछे आने की कोशिश मत करना। जिसके बाद ल्यूक जो है वो सुनसान जगह पर चला जाता है जहां पर कि श्री कुमार मौजूद था और श्री कुमार यहाँ पर अपने सीरियल किलर वाले पैटर्न से केसबा को मारने ही वाला था कि तभी हम देखते हैं कि ल्यूक यहाँ पर आ जाता है और वो फुल कॉन्फिडेंस से श्री कुमार से कह रहा था कि आज तुम्हारी कहानी यहीं पर समाप्त हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि श्री कुमार तो एक साइको किलर है और वो ल्यूक को बुरी तरह से मारने लगता है। श्री कुमार यहाँ पर ल्यूक को इस तरह से मारता है कि ल्यूक तो पूरी तरह से अधमरा हो जाता है, उसे वो अब पूरी तरह से मारने वाला था। श्री कुमार ल्यूक को टांग देता है और जब वो मरने ही वाला था कि तभी हम देखते हैं कि जितिन अपनी बस लेकर यहाँ पर पहुंच जाता है आरूबी और जस्सी को लेकर। उन्होंने ल्यूक को तो बचा लिया था, लेकिन श्री कुमार से उनका बचना कैसे पॉसिबल होगा, क्योंकि श्री कुमार बहुत ही खतरनाक है। आरूबी और जितिन को बुरी तरह से मारने लगा था, बुरी तरह से अधमरा कर देता है। लेकिन तभी जस्सी अपने पॉकेट से पेपर स्प्रे निकालती है और यहाँ पर श्री कुमार के आंखों में डाल देती है। फिर ये लोग श्री कुमार को बुरी तरह से पीट कर उसे बांध देते हैं। अब जिस तरह से यहाँ पर आरूबी चाहता है कि उसके पिता का अंतिम संस्कार हो, वो उसी प्रकार से मतलब कि केसबा को जलाकर उन्हें अंतिम अग्नि दे देते हैं और यहाँ से चले जाते हैं कि तभी हम देखते हैं कि श्री कुमार के हाथ पूरी तरह से बंधे नहीं हुए थे, इसलिए वो अपने हाथों को खोल लेता है और जलती हुई बॉडी को मतलब कि केसबा की बॉडी को उस चिता से निकाल लेता है और अब वो उसे अपने पैटर्न के द्वारा मारने वाला था कि तभी हम देखते हैं कि सारे पुलिस वाले यहाँ पर आ जाते हैं और फकरू भी अजय रामचंद्रन को मिल चुका था और पुलिस के हाथों यहाँ पर श्री कुमार मतलब कि सीरियल किलर जो है वो रंगे हाथ पकड़ा गया था और ल्यूक ने श्री कुमार के जेब से पहले ही वो मोबाइल निकाल लिया था जिसमें इन लोगों की फोटोज मौजूद थी। आखिरी सीन में हम देखते हैं कि आरूबी जब अपने काम पर लौट रहा था तभी उसने यहाँ पर कुछ लोगों को देखा जिनकी छाती पर वही टैटू था जो कि केसबा की छाती पर था और आरूबी की छाती पर भी था। ये देखकर वो समझ गया था कि केसबा उसके पिता नहीं थे, क्योंकि ये टैटू तो हर दूसरे चौथे आदमी के ऊपर है। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पर कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। मिलते एक और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद।
जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।